हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे क्योंकि जो मामला आज पॉडकास्ट में आप देखने वाले हैं वो अपनी तरह का अकेला मामला है, मैं ये कह सकती हूँ। गुड़गांव के रहने वाले राहुल और मीनू लंबी कोशिशों के बाद उन्हें माता पिता बनना था। उन्होंने आईवीएफ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और 9 महीने के बाद उनके घर में 2 सुंदर प्यारी छोटी बच्चियां आईं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता उन्हें डाउट होना शुरू हुआ क्योंकि दोनों बच्चियों की शक्ल सूरत घर में किसी से मेल नहीं खाती थी। घर में बाकी लोग जो थे उन्होंने भी सवाल उठाने शुरू किए और फिर इन दोनों ने ही, इस कपल ने एक बहुत बोल्ड स्टेप उठाया और दोनों बच्चियों का डीएनए टेस्ट करवाया। 2 लैब में टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट जब आई तो ये दोनों चौंक गए क्योंकि उन दोनों ही बच्चियों के बायोलॉजिकल मदर फादर राहुल और मीनू नहीं थे। डाउट ये भी शुरू हुआ कि वो दोनों बच्चियां भी आपस में बहनें हैं या उनका भी कोई रिलेशन नहीं है। कई गंभीर सवाल खड़े हुए आईवीएफ टेक्नोलॉजी को लेके, हॉस्पिटल की क्या लापरवाही है इसको लेके, सच क्या है, झूठ क्या है, कौन दोषी है, कौन गुनाहगार है, मैं नहीं जानती हूं। राहुल और मीनू की जो बात थी वो आप लोगों तक मैंने पहुंचाई और सही लोगों तक ये बात पहुंच पाए, जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुंच पाए, इसलिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आरोप जिस पक्ष के ऊपर लगाए गए हैं वो भी अगर चाहें अपना पक्ष रखना तो हम उन्हें भी प्लेटफॉर्म देंगे और उनकी बात भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन चाहती टीम एसकेटी सिर्फ इतना है कि राहुल और मीनू को न्याय मिल सके, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे की पूरी कहानी, पूरा दुख उनका आप इस वीडियो में अब देखने वाले हैं। आप हमें पूरी स्टोरी बताइए, ठीक है जी। उसके बाद आप इस डॉक्टर को यहाँ से निकाल दीजिए, आप पे डेफेमेशन कर देगी वो, ये कर। हमारे मेंटली उस चीज़ का प्रेशर बनाया जा रहा है। हम कभी सोचा नहीं था कि यूँ ऐसे बैठे होंगे, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। मैम इन चीज़ों से बिलीव कीजिएगा मैम, डर लगता था हम लोगों को। कभी अकाउंट्स को ना मैम पब्लिक नहीं किया, हमेशा प्राइवेट अकाउंट्स रहे हैं, सिर्फ फैमिली मेम्बर थे घर में, मतलब जिनके साथ आज तक अगर आप मेरा एक्स देखेंगे तो शायद उस दिन वो क्रिएट हुआ है जिस दिन हमें ये वीडियो, हम दोनों का ही अकाउंट उस दिन क्रिएट हुआ है स्पेशली, ठीक है। आप हमारी फेसबुक और उसके देख लीजिए, 2020 के बाद कभी 6 महीने साल में कोई वीडियो डली हुई होगी या फ़ोटो डली होगी, वो भी हम जब कभी बाहर घूमने गए या फिर पूजा पाठ की वीडियो डली होगी। फैमिली की कभी वीडियो कभी कुछ किया ही नहीं, मतलब वो कोई चीज़ ही नहीं थी हमारी। बच्चे घर में इतने बच्चे साथ रहते हैं, मेरे भतीजे रहते हैं, भांजा रहता है, मेरी भांजी रहती है, सबको डांटता रहता था कि अरे क्यों सोशल मीडिया में लगे रहते हो, क्यों ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी तुम्हारी, काम किया करो, ये क्या करो, वो क्या करो। अब खुद ही उसके लिए मतलब खुद ही आना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए हर रोज़। मैं वैसे ये सोच रही थी, ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे ये लग रहा था शायद आप लोगों को इंसाफ मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि पहले पुलिस ने सुनी नहीं आप लोगों की, मैम, आप लोग खोट गए। आज भी नहीं सुन रहे मैम, आज भी कुछ, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से कुछ भी नहीं है मैम। मतलब जांच शुरू हुई है नहीं, वो भी नहीं हुई है? नहीं हुई है, किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई, कोर्ट के आदेश के बाद भी जांच नहीं शुरू हुई है। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है ना मैम उनके पास करने के लिए, आलू प्याज के रेट ठीक करने हैं, एयरपोर्ट पे समोसा कितने में बिकेगा वो कितना बड़ा मुद्दा है मैम। हमारे बच्चे ही तो नहीं मिल रहे, क्या हो गया फिर? ये कोई मुद्दा थोड़ी ना मैम। किसी नई जगह का गन्ने का रस मिलाया जाएगा, ये देश का मुद्दा है। किसी के बच्चे चेंज कर दिए गए या फिर किसी बच्चों के माँ बाप छीन लिए गए, ये कोई मुद्दा थोड़ी ना, ये तो बहुत छोटा मुद्दा है। इनोग्रेशन करनी है मैम, जितने बड़े बड़े लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं, नई नई जगह की इनोग्रेशन करनी है, कहीं और बहुत सारे काम है, मीटिंग्स हैं, चाय कॉफ़ी पीनी है। एक नॉर्मल आम पब्लिक, एक आम पेरेंट्स जो हैं वो घूम रहे हैं, जिन्होंने इतना
बिलीव करके, जिन्हें आज तक लगता था कि वो एक ऐसी कंट्री में जी रहे हैं कि सिस्टम, लोग कहते हैं सिस्टम ख़राब है, आपको एक्चुअल में तब पता लगता है, बैठ के बात करना वाकई में बहुत आसान है, जब सच में आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है ना और आप उस सिस्टम के आगे जाते हैं हेल्प मांगने के लिए और आपकी हेल्प नहीं होती, तो पता लगता है मैम कि सिस्टम कितना अच्छा है। क्या आप टेक ऑफ विद एसकेटी देख रहे हैं? मैं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। मेरी ये दरखास्त है आप लोगों से कि बहुत ध्यान से आज के इस पॉडकास्ट को देखिएगा। आप माता पिता अगर हैं तो महसूस कर पाएंगे, आईवीएफ टेक्निक का आप सहारा अगर लेने वाले हैं तो हो सकता है आप डर जाएंगे, लेकिन इन सब के इतर इस पॉडकास्ट को देख के सिर्फ छोड़ नहीं देना है। आप पहले मीनू जी को और राहुल जी को सुन चुके हैं कि बस बातें हो रही हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आईवीएफ टेक्निक, जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस का वरदान कहा जाता है, वही वरदान कैसे दिल्ली के एक कपल के लिए, गुड़गांव के एक कपल के लिए अभिशाप बन गया है, ये पॉडकास्ट में आपको मालूम चलेगा। और आपको ये मालूम चलेगा कि जब गलत किसी के साथ होता है तो न पुलिस उसकी होती है, न सरकार उसका होता है, न प्रशासन उसका होता है। और आप इस वीडियो को अगर कहीं तक पहुंचा पाए या मदद कर पाए तो मेरे साइड से मैं ओपनिंग में कह रही हूं कि प्लीज जो हो सकता है वो जरूर अपनी तरफ से आप कीजिएगा। मैं क्योंकि आपकी कहानी क्या है, हम अभी एक फॉर्मल शुरुआत कर रहे हैं, तो वो मैं जरूर समझना चाहती हूँ। आप जब हॉस्पिटल पहुंची तो क्या इस तरह के कोई वायदे या कोई बातें कही गई थी, या कहा गया था कि मतलब आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ बात रखी गई थी कि बेबी आपका होगा, नहीं होगा? क्या बताया हॉस्पिटल ने? और प्लीज मैं तो चाहती हूँ खुल के बात हो, आप किसी का नाम ले सकते हैं, आपको हॉस्पिटल का नाम लेना है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, आप जितना बताना चाहें। मेरी गायनो है डॉक्टर रितु गर्ग, उन्होंने हमें कन्विंस किया था कि हम एससीआई हॉस्पिटल में जाएं। उनके कन्विंस करने पे, उनके कहने पे हम लोग एससीआई हॉस्पिटल गए। उससे पहले हम ये हॉस्पिटल को जानते नहीं थे। उन्होंने अपनी फ्रेंड है डॉक्टर मनप्रीत कौर, उनसे फ़ोन पे बात की, हमारी बात करवाई, और उसके बाद हम लोग 9 जनवरी को 2025 में हम लोग गए, एससीआई हॉस्पिटल गए, जो कि ग्रेटर कैलाश में है। वहाँ पे हमारी मीटिंग करवाई गई डॉक्टर शिवानी के साथ, शिवानी सचदेव गौर। उन्होंने ही मेरा सारा प्रोसीजर जो है वो उन्होंने ही किया है पर्सनली, मतलब डे 1 से लेके टिल जब तक मेरा डिलीवरी करा है और जब तक मैं उस हॉस्पिटल में गई हूँ, सारा ट्रीटमेंट, सारी प्रिस्क्रिप्शंस, सब कुछ डॉक्टर शिवानी ने ही किया है मेरा। और पहले दिन जब हम गए तो उन्होंने जो एक नॉर्मल मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं आपका, जो भी उन्होंने मेरे से पूछा, उसके बाद मेरे और हस्बैंड के ब्लड टेस्ट करवाए, इनका सीमेन टेस्ट करवाया, उसके बाद रिपोर्ट्स आई। शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि आप लोगों को तो कोई भी ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इजी कंसीव कर लोगे, और ठीक है हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। इवन मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैम अगर टाइम चाहिए तो हम लोग थोड़ा और वेट कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। नहीं, टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ लुक्स गुड, तो हम इसमें आगे कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, हम तो आईवीएफ के लिए गए थे, आपको ना उसके बाद का प्रोसीजर नहीं बताया जाता है मैम। आपको जो बताया जाता है यही बताया जाता है कि जो हमें पता था, जो हमारी नॉलेज थी, हमें ये था कि मैक्सिमम क्या रहेगा कि आपके 10 या 11 दिन के जो इंजेक्शन्स रहते हैं, तो हमें भी उतनी ही नॉलेज थी कि 10 या 11 डेज़ या 12 डेज़ का जो एक टाइम पीरियड रहता है इंजेक्शन्स का, वो दिए जाएंगे। उसके बाद नॉर्मली आपका एग कलेक्ट किया जाएगा, हस्बैंड का सीमेन होगा, उसके बाद एम्ब्रियोज होते हैं और ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं एज़ पर आवर नॉलेज। उसके बाद ये चीज़ रही, बट जो मेन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ मैम, वो उसके बाद जो एक्चुअल पेनफुल प्रोसीजर है, जो किसी भी विमेन जब आप एक ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, कंसीव करते हो, जो उसके बाद का पीरियड रहता है मैम, वो एक्सेस में ही पेनफुल प्रोसीजर है। एवरी डे वंस यू कंसीव, एवरी डे आपको एक दिन 2, एक दिन 3 और एक दिन 4 इंजेक्शन लगते हैं। और आईवीएफ टेक्निक? हाँ जी मैम, आईवीएफ में हमें भी नहीं पता था मैम, ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि हर रोज मैम 4 मंथ्स, और वो भी स्पेसिफिकली थाई का एक पार्ट होता है जहाँ पे आपका जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग, या जहाँ पे वो पार्ट रहता है स्पेसिफिकली उस पार्ट पे ही इंजेक्शन लगाया जाता है। और
एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब सिस्टर आती है वो कहती है कि मैम मेरे आने से पहले ना आइसिंग करके रखना सो दैट मुझे स्पेस मिले इंजेक्शन लगाने के लिए। मैम तो वो जो पूरा प्रोसीजर है वो इतना पेनफुल रहता है, ये तो नहीं बताया गया। आपको क्या लगता है कि आप गए 10-12 दिन का इंजेक्शन, हर मदर खुशी खुशी ले लेगी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो उसके बाद का प्रोसीजर है मैम आप छोड़ नहीं सकते ना बीच में। आपके एग कलेक्ट हो गए, हस्बैंड का सीमेन कलेक्ट हो गया, एम्ब्रियोज बन गए, वो ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद आप कैसे ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देंगे? यू डोंट हैव ऑप्शन। ये हर आईवीएफ टेक्निक से जो भी मदर बनना चाह रही है उस हर माँ के साथ होता मैम है। हमारे साथ तो हुआ है, मैंने तो वो पूरा फेस किया है। वो मेरे पूरा इंजेक्शंस का जो रूटीन रहा है, मेडिसिन्स रही हैं, और इतनी मेडिसिन्स होती थी मैम कि एक टाइम अगर खाना नहीं खाऊं तो चलेगा, लेकिन मेडिसिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इतना कैनुला मुझे लगा है कि मेरे हैंड्स पे और आर्म्स पे स्पेस नहीं बचता था, कुछ भी कम होता था, अच्छा आयरन कम है कैनुला लगा दो, कोई और चीज़ कम है कैनुला लगा दो। मतलब मुझे 3-4 बार शायद आयरन की ड्रिप लगी हैं, उसके अलावा बहुत सारी ड्रिप लगी हैं, लैप्रोस्कोपी किया गया है। मैम बता देते हैं कि बस एक छोटी सी सर्जरी है, लैप्रोस्कोपी बहुत छोटी सी सर्जरी है। आफ्टर इफेक्ट्स नोबडी टोल्ड्स यू, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत रहते हैं मैम। 15 डेज तक आपको बेड रेस्ट लेना है, आपको नीचे नहीं उतरना है, आपको सिर्फ वॉशरूम जाना है, वॉशरूम से वापस आना है, आपको ये नहीं खाना है, आपको ये मेडिसिन लेनी ही लेनी है। आप मतलब इतने सारे इफोबर्ट्स आ जाते हैं कि आप पीछे भी नहीं जा सकते हो, और वो करना इतना पेनफुल हो जाता है, जो मैंने और मेरी पूरी फैमिली में ने वो चीज़ देखी है। और शुरू में ये कहा गया कि आप तो बिल्कुल फिट हैं, आपकी बॉडी फिट है, आप अभी हाँ, बहुत यंग मैम, हैं। उन्हीं की दी हुई रिपोर्ट्स हैं, उनकी ही दी हुई रिपोर्ट्स हैं। ब्लड टेस्ट हुए थे जिसमें मैक्सिमम थोड़ा बहुत शायद विटामिन डी कम होगा, जो कि 90% लोगों का जो सिटीज़ में रह रहे हैं सबका कम होता है। है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा अगर किसी भी उसमें कुछ कमी होगी तो हार्डली 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स ऊपर नीचे। और मैम ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उनकी खुद की दी हुई रिपोर्ट्स हैं और उनके ही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हैं। मेरे हस्बैंड का जो सीमेन कलेक्ट किया, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स पे हैं, उनके एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साइन है। हॉस्पिटल का जो एक उनका पेपर रहता है, जो स्टैम्प पेपर है जिसके ऊपर हॉस्पिटल का नाम है, उसके ऊपर वो सारी रिपोर्ट्स दी गई हैं। आपने तब बीच में कभी ये पूछने की या कहने की कोशिश की कि ये प्रोसीजर हमें पहले क्यों नहीं बताया था? नहीं, दे सेड कि इट पार्ट ऑफ प्रोसीजर, वंस यू कंसीव तो ये तो चलेगा ही। आप ये देखिए ना कि आप कंसीव कर चुकी हैं, आप पीछे नहीं हट सकते, फिर आप ऑब्वियसली उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करोगे, चाहे वो जितना भी पेनफुल है या मेंटल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस है या फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लेकिन आप उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते हो। अब आपको वो चीज़ आगे कंटिन्यू करनी है। और जितना मैं समझ पा रही हूँ वो यही है कि आप इतने पेन से गुजरने के बाद आपको लगता है कि हाथ में जब बच्चा आएगा तो वो जितना दुख दर्द था हाँ, हम वो भूल सब जाएंगे। मैम हर मदर जब डिलीवरी होती है, वो पेन, चाहे आप किसी भी प्रोसीजर से है, वो एक नॉर्मल डिलीवरी है या आप एक सर्जरी के थ्रू वो रहता है, आपके हाथ में जब बेबी आता है आप सारा पेन भूल जाते हो, आपके फेस पे वो स्माइल ही होती है। वो हर मदर के साथ सेम चीज़ है मैम। आपके साथ आपके हस्बैंड भी रहे होंगे डिलीवरी के बाद, सबसे पहले किसने देखा था बच्चा? मैम एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा केस क्या है। जब तक आप लोग केस नहीं समझेंगे तब तक आप मुद्दे की जड़ पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद 90% लोगों को एक्चुअल केस पता ही नहीं है। मैम आप बताइए। सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मेरी वाइफ ने बताया कि हमारी जो कंसल्टेशन चल रही थी, जब हम कंसीव करना चाहते थे 2 बार से, हमारी तब से डॉक्टर रितु गर्ग के पास चल रही थी। ठीक है जी, क्योंकि हमारे 2 बच्चों में ऑलरेडी हम बता चुके हैं 10 साल का गैप था और वो आगे हम नहीं डालना चाहते थे। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था, उन्होंने फिर अपनी एक फ्रेंड का नंबर दिया, डॉक्टर मनप्रीत कौर। उन्होंने हमें शिवानी सचदेव के पास लेके गए, सारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। यहाँ तक स्टोरी बिल्कुल सही है जो पहले। अब मैम मेन जो मुद्दा है हमारा मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हमारे एम्ब्रियो एक्सचेंज कर दिए गए हैं, ये इतना सिंपल केस नहीं है मैम। आप समझिए हमारा ट्रीटमेंट मैक्स हॉस्पिटल से शुरू होता है और हमारी डिलीवरी भी मैक्स हॉस्पिटल में ही होती है। जो हम इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं
और वो इन दोनों का आपस में लिंक है मैम, ठीक है ना जी। ये तो केस जब आगे बढ़ा तो चीजें क्लियर होती गई। आज तो मैं बता सकता हूं कि हाँ जी क्या क्या चीजें आगे हुई है, लेकिन पहले हम सिर्फ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए ही गए थे। आज भी हमारी डिमांड फेयर इन्वेस्टिगेशन की ही है। आज तक मैम हम लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे बच्चे एम्ब्रियो के थ्रू एक्सचेंज किए गए हैं या फिर मैक्स हॉस्पिटल में चेंज किए गए। हमें आज तक इस चीज का नहीं पता मैम। आज तक इस चीज की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की जा रही। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना जी। तो मैम जब तक इस चीज की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक इस चीज के बारे में पूरा नहीं पता किया जाएगा कि बच्चे कहाँ बदले गए, आप डायरेक्टली कैसे उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कहाँ बच्चे बदले गए। ये सभी डॉक्टर एक दूसरे को जानते हैं, हाँ। ये सभी एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। अभी मैम परसों मतलब कल ही आपने देखा होगा एक गैंग पकड़ा गया जो बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज को एक्सचेंज करता है, हाँ। मैम कल से डरे हुए थे, लेग्स शिविर कर रही थी हम लोगों की। पहले हमने मन में, मेरी वाइफ ने बोला कि डर, क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना आ गई हो मैम। सबसे बड़ा डर ये है, क्योंकि दिल को तसल्ली, हर आदमी क्या करता है कि छोटी चीज को अपना लेता है और बड़ी चीज को साइड करता है ताकि डर ना लगे। मेरी वाइफ को इतना डर लगा हुआ था कि राहुल कहीं बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना फंसे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल आया था, देख के डरे हुए थे। तो मैंने एक लॉजिक दिया था, मैं कहा मीनू अगर बाय चांस हम उस तरीके से जाते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई है, ठीक है, तो अगर तो हमारी लड़कियां थी तो हमें कोई लड़कियां दे के एक्सचेंज क्यों करेगा, हाँ। मैंने इसको शांत करवाने के लिए। अगर हमारे लड़के थे तो लड़कियों की वैल्यू चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ज्यादा होगी, ठीक है, तो डोंट वरी, ये इसको शांत करवाने के लिए। तो मैम मैंने मीनू को पिछले 5-6 महीने से ये तसल्ली दे रखी, कल वो तसल्ली टूट गई मैम, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ था रेट कार्ड की अगर लड़कियां हैं तो 4 से 6 लाख रुपए रेट है और लड़के हैं तो 6 से 8 लाख रुपए रेट है। मैम समटाइम ना वर्ड्स खत्म हो जाते हैं मैम, आप बोल नहीं पाते, आपको वो वर्ड्स बने ही नहीं है, वो वर्ड्स बने ही नहीं है जिसमें एक्चुअल में इस डर को बता सके हम लोग। बिलीव मी, उस डर को बता पाना वर्ड्स में पॉसिबल ही नहीं है मैम। डेली बेसिस रात को, मतलब मेरे फादर साहब को मेरे से हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, यू नो पुराने पेरेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है, कि तू टाइम से नहीं उठता। मेरी आदत थी, मैं 8 साढ़े 8 तक उठता था और पापा हमेशा गुस्सा रहते थे। आज मेरे फादर डेली स्ट्रेस में रहते हैं कि सुबह जितने मर्जी बजे उठ जाऊं, ये लड़का बाहर बैठा होता है। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, इनको परेशानी ना हो, कभी 3 बजे उठ जाता हूं, कभी 4 बजे। और मैम माता रानी को साक्षी रख के बोल रहा हूं मैम, एक सिंगल डे नहीं आया जब मैंने चैन की नींद ली हो। मैं रोज, मैम बहुत बार होता है, मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठते ही पेन पेपर लेता हूं, क्योंकि रात को ब्रेन काम कर रहा होता है मेरा इस केस के ऊपर कि ये आइडिया आया है, ये चीज करनी है हमें। और मेरी वाइफ और भतीजे सभी साथ ही रहते, जॉइंट फैमिली है। मेरे भतीजे कि चाचू सोते हुए तो अपने आप को काम डाउन करो, सोते हुए तो प्लीज सोचना बंद, मतलब कैसे, क्योंकि आप सोचते हुए सोते हो और सोचते हुए ही जगते हो। सपने पता कैसे आते हैं मैम? आँख खुलती है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, बच्चे ढूंढ रहे हैं, किसी का पीछा कर रहे हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है। अगर नींद आ जाती है ना तो ये सपने आते हैं मैम दिमाग में। कल से दिमाग इतना डिस्टर्ब है, कुछ जैसे ही मैं आई, मैं ये सब सेटअप देख के मैं रोने लग गई, क्योंकि मैं बात करने की हिम्मत ख़त्म होती जा रही है। क्या करें, इतने दिनों से
रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर चैनल पे न्यूज़ आ रही है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। मतलब मैं आपको सही बताऊं तो 5-6 महीने पहले तक मुझे ये फील होती थी, जब भी किसी और कंट्री में जाते थे, इंडिया इज़ द बेस्ट। जो हमारे देश में है वो कहीं नहीं है, जो प्यार हमारे देश में है वो कहीं नहीं है, जो अपनापन, जो फैमिली वैल्यूज़ हमारे देश में है वो कहीं नहीं है। आज भी मान रही हूँ, पर गवर्नमेंट क्यों नहीं है वैसी जैसी बाहर के देशों में है? सब कुछ है, गवर्नमेंट वैसी क्यों नहीं है जैसी बाहर के देशों में है? 6 महीने से माँ बाप रो रहे हैं। पहले अपने पूरे एफर्ट्स किए, पुलिस, कोर्ट, थैंक गॉड की कोर्ट ने हमारी हेल्प की, हमारे केस को सुना, उस पर एक प्रॉपर जजमेंट दी, लेकिन बाकी के डिपार्टमेंट्स क्यों चुप बैठे हैं मैम? एक औरत को आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भेजती हैं, तो वो माँ का दर्द या वो फीलिंग क्या डॉक्टर्स के अंदर नहीं होती है? आपने पर्सनल नंबर जरूर इन डॉक्टर्स के होंगे आपके पास, आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैम हम लोग गए थे वहाँ पर, ठीक है जी। मैं मैक्स हॉस्पिटल भी होके आया था, मैं SCI भी होके आया था, और मैंने अपने हर इंटरव्यू में बताया है। मुझे मतलब काफ़ी लोगों ने बोला भी कि इससे केस पे अच्छा बुरा कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, सो इस तरीके से वोकल मत हुई है। लेकिन मैम जो आप बीती है मैंने वही बताई है। अगर मैक्स हॉस्पिटल ने हमारी प्रॉब्लम को उस दिन समझा था, उन्होंने हमें शांत करवाया था, उन्होंने शांत इन द सेंस कि उन्होंने सांत्वना दी हम लोगों को, उन्होंने सारे सबसे पहले उस चीज़ को पेन डाउन करवाया कि आप हमें ईमेल कीजिए, हम इसकी इंक्वायरी शुरू करते हैं, ठीक है, और जब भी पुलिस इंक्वायरी आएगी हम लोग पेपर्स के साथ रेडी रहेंगे, और हमें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए, जो भी पेंडेंसी थी सब हमारे साथ क्लियर कर दी गई। SCI हॉस्पिटल का मैंने आपको बताया मैम, पैसे ऑफर कर रहे हैं, इलीगल सैरोगेसी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है जी। मैक्स की तरफ से उल्टा हमें डरा रहे हैं कि मैक्स आप पे केस कर देगा, डेफिमेशन डाल देगा, ठीक है। सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उनकी तरफ से। और ये डबल डोनर वाला भी जो नया चीज चली थी, मैम आपने एक सवाल पूछा मेरी वाइफ से, क्या पहले बताया गया था? मैम बिलीव कीजिए, जो ये डबल डोनर वाली स्टोरी आई है, हाँ। ये पुलिस कंप्लेन करने के बाद पिक्चर में आई है मैम, क्योंकि उसका रीजन है मैम। क्या है ये डबल डोनर? उन्होंने क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट तो हमारे गायमाइट से ही हुआ था, हाँ। मेरा सीमेन कलेक्ट किया गया था, मेरी वाइफ के एग्स कलेक्ट किए गए थे, उन्हीं से ही 5 एम्ब्रियो बनी थी मैम। 3 एम्ब्रियो जो ट्रांसफर की गई थी वो हमारी ट्रांसफर की गई थी। जो अब ये जो मैं कह रहा था ना, आप केस समझिए, डॉक्टर मनप्रीत से जब फोन पे बात होती है, जब उनका कन्फेशन मेरे पास है कि राहुल वो एम्ब्रियोज आप ही की थी जो आपको ट्रांसफर की गई है, और उनका मैनेजर कहता है कि जिस लड़की को हमने आपकी एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दी है उसने कंसीव नहीं किया। तो सेम हॉस्पिटल के 2 लोग 2 बात कर रहे हैं। अगर तो मैं डॉक्टर मनप्रीत की बात करूं, अगर डॉक्टर मनप्रीत की बात करता, उनकी बात को मान लेता हूं मैं, तो फिर मेरे बच्चे मैक्स हॉस्पिटल में चेंज हुए हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट से ट्रीटमेंट हुआ है, क्योंकि फिर DNA मैच तो होना चाहिए। लेकिन अगर मैनेजर की बात करता हूं तो फिर SCI में गड़बड़ हुई है। मैं क्यों आज तक कह रहा हूं कि आप किसी भी पार्टी को रूल आउट नहीं कर सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, अगर 0.1% भी अगर डाउट है तो आप प्लीज, मैम एक बहुत सिंपल सा तरीका था। अभी आपने अमेरिका में एक कपल का केस देखा है मैम, विद इन 4 मंथ वो केस सॉर्ट आउट हो चुका है। क्या वहां पर अथॉरिटीज नहीं होंगी मैम? वहां पर तो सिंगल अथॉरिटी है जहां तक मेरी नॉलेज है मैम। यहाँ पर NCW है, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर ART डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री है, यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है, यहाँ पर ऐसी मल्टीपल वो है, ठीक है, जो मतलब अथॉरिटीज अपना नाम करके बैठी हुई कि हाँ जी हम लोग हैं। मैम कोई भी नहीं है, कोई भी काम करके राजी नहीं है आपका, किसी को कुछ फर्क। मैम एक सिंपल सा चीज थी कि जिस दिन मैं पुलिस के पास कंप्लेन लेके गया, हाँ। जिस दिन, छोटी कंप्लेन तो नहीं थी मैम, मैं मेरे कोई पर्स के 200 रुपए चोरी होने की कंप्लेन तो लेके नहीं गया था, मैं मेरे बच्चे चोरी होने की कंप्लेन लेके गया था मैम। उसी दिन अगर पुलिस जाती, मैं नहीं कह रहा कि आप क्लिनिक को बंद कर दो, आज तक हमने ये डिमांड नहीं की, ठीक है जी, आज तक हमने नहीं बोला कि शिवानी सचदेव गौड़ के सारे हॉस्पिटलों को बैन कर दिया जाए, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, या मैक्स हॉस्पिटल पे कोई एक्शन, कुछ भी नहीं मांगा। हमने आज तक जो डिमांड की है वो सिर्फ 2 चीजों की थी, ठीक है जी, कि आप प्लीज जो 13 फरवरी को जो एग कलेक्ट हुए थे हमारे,
और 14 मई को जो रिटर्न ट्रांसफर एम्ब्रियो इम्प्लांट्स की गई थी उस दिन का डेटा आप सिक्योर कर दीजिए, और मैक्स में जिस भी 5 जनवरी को जिस ट्विंस अगर जन्म हुआ है तो उन बच्चों का डेटा सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे इन्हीं डेटा में से मिलेंगे। क्या ये मैम इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट थी? आपको लॉ के हिसाब से उनके खिलाफ जो करना था करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। एक दिन आप हमें भी दोषी बना के खड़े कर दोगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देना। और यही होगा मैम, आप देख लेना ये लोग क्या करेंगे। 6 महीने से जो टाइम दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। 17 जनवरी को पहली कंप्लेन की गई थी, आज 20 जून हो गया, 6 महीने हो चुके हैं मैम, ठीक है जी। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही मैम। अभी तक हम कह रहे हैं कि प्लीज हमारे डॉक्यूमेंट प्रिजर्व कीजिए मैम। जो हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ था सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट प्रिजर्व किए गए हैं। अभी हमें बताया गया है, ये मैंने देखे नहीं है, कि मैक्स ने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं, ठीक है जी। ये आईओ की तरफ से बताया गया है मैम। डोनर से रिलेटेड एक सिंगल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट नहीं करवाया गया, ना एआरटी डिपार्टमेंट में ना आईओ को। सिर्फ फोटोकॉपीज दी जा रही है मैम, और उस फोटोकॉपीज पे ही प्ले किया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है उन लोगों को। वो सिर्फ इसलिए टाइम दिया जा रहा है कि आपको जितने डॉक्यूमेंट फॉर्ज करने आप कर लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ मीनू जी आपसे, आपने जब बच्चों को देखा तो अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने में, क्या दोनों बच्चों की शक्ल मैच हो रही थी या उनकी भी आपस में शक्ल नहीं मैच हो रही है? मैम एक्चुअली अभी का जो मैं बताऊं, जो बच्चे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के हो गए हैं, तो ऑब्वियसली अभी उनकी शक्ल मैच नहीं करती है, बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। और उस टाइम का अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब आफ्टर जो एक सर्जरी रहती है, आफ्टर सर्जरी के बाद का जो प्रोसीजर रहता है मैम, मैं तो अंडर प्रोसीजर थी। तो क्योंकि इतनी सारी मतलब चीज़ें होती हैं, एनेस्थीसिया के बाद का प्रोसेस रहता है, तो मैंने ऑब्वियसली, मुझे जब उन्होंने ओटी में दिखाए बच्चे, मैंने बच्चे देखे, उनके कानों में मंत्र भी बोला और वो सारी चीज़ हुई। उसके बाद से मुझे रूम में शिफ्ट किया। एनेस्थीसिया का जो नमनेस थी वो कब ख़त्म हुई मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद से थोड़ा बहुत ये था कि अंडर प्रोसीजर थी मैं, लेकिन जब ये बात हुई घर में डीएनए वाली, तो मुझे, क्योंकि तबीयत आप समझ सकते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो एक प्रोसेस रहता है, तो मुझे ऐसा किसी ने बताया नहीं था। बट मैंने सुना कि फैमिली में क्या बात हो रही है, सब इतने टेंस दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है सब पे। और वो डीएनए वर्ड सुनने के बाद मुझे मैम वो मेरे लाइफ के वो 3-4 दिन बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि वो सुनने के बाद मैं आईसीयू में एडमिट हो गई थी। मतलब पता नहीं बीपी शूट किया, क्या शूट किया नहीं पता, बट मैं आईसीयू में थी मैम। आईसीयू के बाद जब घर आई, पता लगा कि बच्चों का डीएनए नहीं मिल रहा है, तो वो जो हमने जीते जी नर्क देखा है अपनी लाइफ का, कि कैसे क्या किया डॉक्टर्स ने, कैसे पॉसिबल है। मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट हुआ है, हम अपने ट्रीटमेंट के लिए गए थे, फिर हमारे बच्चे कहाँ गए। पहले तो मैम, आज तो चीज़ें जैसे ये बता रहे हैं ना, धीरे धीरे क्लियर हो रही है, क्योंकि 5-6 महीने हो गए इस चीज़ में करते हुए। उस टाइम तो मैम यही नहीं पता लग रहा था कि मैक्स में है या एससीआई ने कुछ कर दिया है। मैक्स के पास भाग रहे थे, एससीआई के पास जा रहे थे। घर में ऐसी कंडीशन थी कि एक दूसरे को बस संभाल रहे हैं। एक हॉस्पिटल से आता था, दूसरा हॉस्पिटल पहुंच जाता था, क्योंकि कभी लाइफ में इमेजिनेशन के बाहर की चीज़ थी, ना सुना ना देखा ना इमेजिन किया, और वो इतनी अलग चीज़ हुई कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कहाँ जाए, किससे हेल्प मांगे। उस हॉस्पिटल के पास ही जाएंगे जिसने ट्रीटमेंट किया है। तो मैम एससीआई के पास ही गए थे हस्बैंड मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ, उनसे ही जाके पूछा कि मैम देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, बताइए क्या हुआ है। कोई आंसर नहीं है मैम, और आंसर जो इनको दिए वो इतने ऐसे आंसर थे कि उन्होंने तो वैसे ही पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। ये इंसिडेंट ना मैंने कहीं नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। 17 जनवरी को मैं डीसीपी सर के पास अपनी कंप्लेन लेके गया। 22 जनवरी को मैम मैं एसएचओ साहब के पास गया।
कंप्लेन सुन ली, सब कुछ ठीक है जी, सबमिट कर। एक आईओ दे दी गई, नाम नहीं लूँगा, फीमेल थे। उन्होंने पेपर देके शी वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि पहले तो सुन ही नहीं रहे थे, पहले तो मीटिंग का टाइम ही नहीं दे रहे थे। फिर फाइनली एक दिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई। वो मैम अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए उसके डिलीवरी को, वो मेंटल शॉक में है, ट्रॉमा में है कि उसके बच्चे कहाँ पर है, उसको मजबूर होके खड़े होके जाना पड़ा। ठीक है जी, क्योंकि मेरे साथ जिस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा था मुझे ही पता था। ऐसे जैसे कि कोई आ गया तो चलो सारे के सारे छुप जाओ, इसके सामने मत आओ। आईओ मिलती है मैम, आईओ ने पेपर देके नहीं नहीं बिल्कुल जी आपका तो ये है, आपका तो वो है, आपका। अगले दिन से मैम उनका बिहेवियर चेंज। एक दिन मुझे डीसीपी ऑफिस में बुलाया जाता है और वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, और बैठते ही मैंने कहा, मुझे लगा कि शायद मेरे केस में कुछ चीज़ें हुई है। मैम एसएचओ साहब वहाँ पर बैठे थे, आईओ बैठी थी, और डीसीपी साहब को ब्रीफ किया जाता है, सर केस हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, हमने डॉक्टर से, हमने हॉस्पिटल से पूछा था, उन्होंने बोला कि इन्होंने डबल डोनर लिया है, उनके हिसाब से वो केस वहां पर खत्म हो चुका है। और सर आप लगा के चलिए, मैंने इनकी मेडिकल हिस्ट्री जो थी, जो मतलब कि रिपोर्ट्स थी, वो एक डॉक्टर को दिखाई थी, और उन्होंने बोला कि हाँ ये दोनों पेरेंट्स नहीं बन सकते। मैं कहा मैम आपने किस डॉक्टर को दिखाई थी, मेरे को घूर के देखा जाता है कि मैं शांत हो जाऊं। ठीक है जी। उसके बाद मैं मतलब हिल गया था, मेरी लेग्स शिवर कर रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये डबल डोनर, और आज जो सो कॉल्ड कंसेंट फॉर्म है उस टाइम उन्होंने निकाला। ठीक है जी, क्योंकि अब तो लॉ पढ़ लिया मैम, ठीक है ना जी, 26.5 पन्ने पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, अब तो लॉ पढ़ लिया कि वो फर्जी है, प्रूफ भी कर दिया, वहां पर कोर्ट में भी ले गए उस चीज को। ठीक है जी, ये दिखाया गया कि ये देख लीजिए इनका कंसेंट। मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फाइनली सडनली माइंड में एक बात आई कि हाँ यार हमने डॉक्टर से बात की थी, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने बोला, मैं कहा मैम मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि वो एम्ब्रियो हमारी थी। मैम उनका सबसे पहला ये था कि ये रिकॉर्डिंग डीसीपी सर के सामने चले ना। नहीं, फिर हम दूसरे रूम में गए, दूसरे रूम में बिठाया गया मुझे, मैंने रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की। मैंने कहा मैम तकरीबन 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, कोई भी होगा अगर उन्हें केस सॉर्ट आउट करना है। हाँ। सबसे पहली बात तो अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की थी उसके डॉक्यूमेंट्स कहां पर थे मैम? हाँ। किस डॉक्टर से आपने पूछा था, किससे? बस, और डॉक्टर हॉस्पिटल ने बोल दिया वो काफी था इनके लिए। अगर हॉस्पिटल ने, आप तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थोड़ी ना, आप तो जज हो। ठीक है जी, मैं वहां पर गया, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, 2 या 3 लाइनें उन्होंने बोला एसएचओ साहब ने, किसकी है रिकॉर्डिंग? कहते कि जी ये तो मैंने उनको बोला मैं वहां की डॉक्टर है, डॉक्टर मनप्रीत। कहते नहीं सर वो तो वहां की रिसेप्शनिस्ट है, जैसे लैंग्वेज में बोला जाता है, वो तो वहां की रिसेप्शनिस्ट है, उसकी क्या बात सुनोगे आप? मैम उस लेडी ने सुनने नहीं दी रिकॉर्डिंग, और ना एसएचओ साहब ने सुनी वो रिकॉर्डिंग। वो अभी तक आपसे ली भी नहीं गई है रिकॉर्डिंग? मैम मैं हर जगह दे चुका हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। पुलिस में दे दी, कोर्ट में दे दी, एआरटी डिपार्टमेंट में दे दी, हर जगह दे दी। ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है आपको? मैम आपको मेरे को बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए, उससे इनका एक्चुअल वो पता चलेगा मैम आप लोगों को कि क्या होता है मैम। जब आपके पास अप्रोच नहीं है, जब तक आपका नाम बहुत बड़ा नहीं है, तब तक आपके साथ क्या होता है मैम। उसके बाद मैम उन्होंने किसी भी हाल में, मैम चाहे मैं कह रहा हूं वो वहां के स्वीपर की भी होती, लेकिन अगर प्रूफ है तो वो है। पहली बात तो कोई डेजिग्नेशन से छोटा बड़ा नहीं होगा, अप्रूफ इज अप्रूफ वो वहां। लेकिन मैं कह रहा हूं वहां के डॉक्टर की रिकॉर्डिंग थी जिसके थ्रू मैं इंडल्ज हुआ था एससीआई में। अदरवाइज 8 जनवरी तक तो हमें एससीआई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो मतलब आप लगा 8 जनवरी क्या मतलब कि जब मैडम ने हमें भेजा था 5-7 दिन पहले लगा लीजिए, ठीक है ना जी। हमें एससीआई के बारे में पता ही नहीं था, वो तो रितु मैम के थ्रू हम लोग वहां पर गए थे, तो हमें वो एक ट्रस्ट था रितु मैम पे। ठीक है ना जी, वो ऐसे शेटर होगा हमें नहीं पता था ना मैम। उसके बाद मैम मुझे सबसे पहले वो आईओ मिली, वो छुट्टी पे चली गई। अब फिर हम लोग ढूंढ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं कि सर हमारे केस का क्या हुआ। चलो जी नया आईओ दिया गया, नया आईओ मिला तो ठीक है जी इस डेट को आना है। उसको फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। फिर हम 3-4 दिन बाद गए कि सर हमारे बात नहीं सुन जा रही। अच्छा वो आईओ, वो तो उसके एक कह रहा है कि उसके फादर की डेथ हो गई, एक कह रहा है कि उसके दादा की डेथ हो गई। ठीक है जी,
आप थोड़ा वेट करो। 5-6 दिन फिर वेट किया, कॉल्स किए, मैसेजेस किए, कोई रिप्लाई नहीं। फिर उस दिन मैं, मेरी सिस्टर और हम लोग सब गए कि आप सुन क्यों नहीं रहे हैं और सारी चीज़ें। फिर हमें एक नया आईओ दिया गया, ठीक है जी। उसने हमारी पूरी बात सुनी मैम, ठीक है जी। अगले दिन हम उनको कॉल कर रहे हैं, अरे सर 4-5 दिन में आपका आईओ वापस आ जाएगा। मैं तो आपका आईओ हूँ ही नहीं, ये वो हटा दिया गया। फिर वो आईओ आया मैम, उनके पास रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, पुलिस के पास रिकॉर्डिंग होती है मैम। जिस दिन मैं वहां पर पहुंचा हूं, उन्होंने मतलब शाम को 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे के करीब बुलाया, ठीक है जी। पूरे उसके अंदर सिर्फ 2 जगह लाइट है, एक नीचे वाले रूम में, ठीक है, और एक फर्स्ट फ्लोर पे जो है सारी लाइटें बंद है या लाइट नहीं थी, जो भी व्हाटसोएवर, मुझे नहीं पता मैम। वो भाई साहब मेरे सामने खड़े थे, क्योंकि मुझे उनका देखा तो था नहीं मैंने। मैं सबसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर रजनीश जी कौन है, रजनीश जी कौन है, रजनीश जी कौन है, नाम पूछ रहा हूँ मैं उनका। वो भाई साहब जानबूझ के मेरे पास से निकल के ऊपर चले गए। जब वो ऊपर चले गए तब मुझे बताया गया कि ये वो भाई साहब हैं। फिर मैं फोन कर रहा हूँ, फिर उन्होंने फोन उठाया, कहते जी आप एक काम कीजिए, ऊपर आइए। मैम ऊपर इतनी बड़ी जेल बनी हुई है, सारी की सारी, पूरी लाइटें नहीं है, और मेरे को ये नहीं बताया जरा कहाँ आना है। मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। वो जेल के अंदर मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने का तरीका मैं बता रहा हूँ इन लोगों का। मैं फोन कर रहा हूँ, नहीं उठा रहे, ताकि मैं इधर उधर घूमता रहूं। फिर उठाया 3-4 कॉल के बाद, जी आप इधर से निकल के लास्ट में ही और लास्ट कमरे में बैठ गए, वहां पर लाइट थी मैम, वहां पर बिठाया जा रहा है। मैंने उन्हें बोला, और इसकी कंप्लेन मैंने रिटर्न में किया मैम। आज मजबूर हो गया हूं, क्योंकि मुझे पता है ये आएंगे, ये पुलिस वाले मेरे खिलाफ ही एक्शंस लेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं मैम, ये मेरे को ही परेशान करेंगे, क्योंकि इनको पता है ये पावर में है मैम। ये लोग पावर में है, ये उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं मैम। साइकोलॉजिकली आपको कैसे तोड़ा जाता है वो बता रहा हूं मैम। मैंने उनको बोला, मैं सर मेरी आप फोन नहीं उठा रहे। मेरे को कह रहे हैं भाई साहब इतने कॉल आते किस किस का फोन उठाऊं। मैंने उन्हें बोला, मैं सर आप मेरे आईओ हो, ठीक है। कहते इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा सर मेरी फाइल आपके पास रखी हुई है, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, उसके रूम की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेरे को फाइलें दिखाई गई है प्रॉपरली। कहते इतनी फाइलें पड़ी है, क्या क्या करूं मैं। मैम उन्होंने पूरा फिल्मी स्टाइल नहीं होता कि आपको एक हिसाब से आपकी फाइल की औकात दिखानी। फाइल उठाई, उसको यूं झाड़ा, देखा, हाँ बता, जैसे वो लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है जी, कि जानबूझ के जाट लैंग्वेज बोल के दिखाते हैं ताकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़े सामने वाले पे। फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला, मैं कहा सर ये नोटिस दिया तो हुआ है, उन्होंने कंसेंट फॉर्म दे तो दिया, ये तो है वो तो है। मैम इतनी बदतमीजी की उस बंदे ने उस दिन वहां पर, इतनी बदतमीजी की मैम, पूरे रस्ते मैम मेरा क्या हाल था मैं आपको बता नहीं सकता मैम, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। उसके बाद बिल्कुल भी कहीं पर भी जाओ, कोई सुनवाई नहीं है।